तो सरकार और किसानों के बीच में, आंदोलनरत किसानों के बीच में 11वें दौर की वार्ता जो है वह समाप्त हो गई है, बेनतीजा रही है। हालांकि आगे सरकार ने किसी तारीख का ऐलान नहीं किया है कि वो कब किसानों से बातचीत करेंगे, लेकिन कल किसान ज़रूर ये बात बताएंगे कि आगे यदि वो बात करना चाहते हैं, यानी जो सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है कि 1.5 से 2 साल तक वो होल्ड करने को तैयार है इस कानून को, अगर इसके बाद बातचीत करने के लिए किसान के नेता तैयार हैं तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। वरना सरकार की तरफ से एक तरीके से ये आखिरी प्रस्ताव था, अगर इस पे बात बनती है तो बने, नहीं तो फिर आगे टकराव का रास्ता खुला है। हमारे साथ हुकुमदेव नारायण जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, किसान हैं, पद्म भूषण है, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं हुकुमदेव जी आपसे करूंगा। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और बहुत दिन से ये कानून पे चर्चा चल रही है, 58वें दिन जो है ये आंदोलन जो है जारी है, सिंघू बॉर्डर पे किसानों का जवाबरा लगा हुआ है। सरकार लगातार जो है अपने तरीके से कोशिश कर रही है कि आंदोलन खत्म हो, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। किसान जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं सरकार वो देने को तैयार नहीं या देने में समर्थ नहीं है, ये बात माने, या सरकार वो चीज़ देना नहीं चाहती या सरकार वो चीज़ नहीं दे सकती जो आंदोलनकारी किसान मांग रहे हैं। यानी जिस तरीके से कह रहे हैं कि सीधा रद्द किया जाए कानून, क्या आपको लगता है कि ये कानून जो है किसानों के हित में है? अगर हित में है तो सरकार किसानों को समझा क्यों नहीं पा रही है कि ये किसान कानून जो है, ये जो तीनों कृषि कानून है वो किसानों के हित में है, और सरकार के प्रयास में अगर कोई कमी है तो वो कमी कैसे दूर की जा सकती है, ये मैं आपसे जानना और समझना चाहूंगा हुकुमदेव जी। देखिए, सबसे पहले आपके इस चैनल पर जितने श्रोता हैं जी उन सबों का मैं हार्दिक नमस्कार करता हूं और विनम्रता पूर्वक मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। जी मुकेश जी, धन्यवाद। जी एक तो ये ऐसा विषय है कि इस विषय पर लंबी चर्चा की आवश्यकता होती है, जी क्योंकि किसान की समस्या है वो समस्या सारे देश के किसानों की समस्या एक जैसी नहीं है। जो समस्या हरियाणा पंजाब के किसान की है वही समस्या पूर्वोत्तर के किसान की नहीं है, उनके भिन्न है। बिल्कुल। बिहार बंगाल असम के किसानों की समस्याएं भिन्न है। हिमाचल के उत्तराखंड के किसान हैं पहाड़ पर वाले, उनकी समस्याएं भिन्न हैं। तो हिंदुस्तान में जो तटीय प्रदेश में समुद्र के किनारे बसे हुए प्रदेश हैं उन किसानों की समस्याएं भिन्न हैं। बिल्कुल। तो जब मान लीजिए हिंदुस्तान के अंदर जो ये किसान हैं उन किसानों की समस्याएं भिन्न हैं, अनेक है, अलग अलग प्रकार के हैं, क्षेत्रीय भौगोलिक कारण से, जलवायु के कारण से और भी उनके सामाजिक कारण से ये सारी चीजें हैं। तो भारत सरकार सारे देश की सरकार है, तो भारत सरकार जो भी कानून बनाएगी तो कोशिश करती है कि संपूर्ण देश के किसानों के हित की बात थोड़ी बहुत इसमें समन्वय हो और सामंजस्य हो, नंबर एक। जी दूसरी बात है कि जो आंदोलन है और उस आंदोलन को कहा जाता है सबके द्वारा किसान आंदोलन, ये किसान आंदोलन हिंदुस्तान के एक क्षेत्र विशेष के जो किसान भाई हैं उनके द्वारा आंदोलन है, उनकी समस्याएं अपनी है, अलग है। बिल्कुल। तीसरी बात कि लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र है तर्क का, अलोकतंत्र है संवाद का। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि दुनिया में दो ही तरह के शासन है, एक शासन है तर्क से और एक शासन है हथियार से। बिल्कुल। लोकतंत्र तर्क का शासन है कि आप बैठिए, संवाद कीजिए। बिल्कुल। तर्क के द्वारा आपस में चर्चा करिए, जिसको कहते हैं संवाद। आपने ठीक सब कहा मुकेश जी, लेकिन संवाद का अर्थ क्या है ये समझे बगैर हम शब्द का प्रयोग करते हैं। संवाद का मतलब है सम और वाद, अर्थात सम अवस्था में दोनों पक्ष के लोग जो इसमें वाद करने वाले हो, चर्चा करने वाले हो, सभी सम अवस्था में, सम माने आग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह, अनुग्रह, निहित स्वार्थ, सबसे मुक्त होकर के व्यापक हित में बैठ करके जब चर्चा करें तब है संवाद। अगर हम किसी दुराग्रह से, पूर्वाग्रह से, अनुग्रह से या निहित स्वार्थ बस हैं और किसी तरह से अगर हमारा अपने हित को केवल सामने रख के बहस करेंगे तो कभी भी कोई समस्या का निदान नहीं निकल सकता है, नंबर एक।
नंबर 2 है कि लोकतंत्र है सहमति। सहमति का मतलब कि आप भी और हम भी बैठे चर्चा करें, जितनी अरे दूरी उस तक साथ चलने का हम में सहमति हो सके उतनी दूर साथ चले, फिर उसके बाद देखा जाएगा, आगे फिर विचार करेंगे, आगे फिर रास्ता खोलेंगे। लेकिन लोकतंत्र में है कि हम जितनी दूर तक चल सकते हैं उतनी दूरी तक साथ चलने का प्रयत्न करें। और अगर हम मुकेश जी आपके राय से सहमत नहीं भी हैं, जी तब भी जितनी दूरी तक हम सहमत हो सकते हैं उतनी दूरी तक सहमति बना के चले और अपने विचार को लोकतंत्र में देश के सामने रखते चले और अपने विचार के पक्ष में एक वातावरण बनाते चले, लोकमत बनाते चले, और उसका निर्णय तो अंत में चुनाव से ही होता है ना। बिल्कुल लोकतंत्र में अंतिम फैसला किससे है? चुनाव से। इलेक्शन बिल्कुल। चुनाव, इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की थी, वो आपातकाल गलत था या सही था, ये कोर्ट में दुनिया चर्चाएं होती रही, लेकिन अंत में 77 के चुनाव में आम चुनाव में नागरिकों ने फैसला कर दिया ना। बिल्कुल। तो उसी तरह से हम किसान भाई से भी प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी राय के आधार पर चलिए। सरकार कहती है उस पर सहमति बना के, सरकार कहती है कि 2 साल तक 1.5 साल तक हम कानून को रोक लेंगे। क्यों? मतलब कि हम रोक देंगे, आप इस बीच में आपके पक्ष से जो भी लोग हों आप अपने प्रतिनिधि को दीजिए, बिल्कुल। या एक ही सब आदमी उसमें आइए। और हमारी मतलब हुकुमदेव जी आप कह रहे हैं कि जो सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है, जो 1.5 से 2 वर्ष तक वो होल्ड कर सकती है, इस होल्ड करने के दौरान जो है दोनों आदमी आपसी सहमति बनाने की कोशिश करें। अगर सहमति नहीं बनते तो फिर आगे चुनाव में फैसला हो कि सरकार सही है या किसान सही है, ये चुनाव के द्वारा जो है फैसला हो। हमारे साथ गजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, बीकेयू के प्रवक्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे। गजेंद्र जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके से हुकुमदेव जी कह रहे हैं कि ये जो तरीका है ये तरीका सही नहीं है, होल्ड करने के लिए जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है इसको मान लेना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र के लिए यही सही है, लोकतंत्र में इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है? जी मुकेश जी, सबसे बड़ी बात एक है, अभी माननीय पूर्व सांसद जी ने जो बोला था कि अलग अलग क्षेत्र के किसानों की अलग अलग समस्याएं हैं। बिल्कुल। जब वो खुद किसान है तो मैं सबसे पहले तो उनसे ये पूछना चाहूँगा कि एमएसपी तो सारे भारत के किसानों की समस्या है। सरकार क्यों नहीं मान रही एमएसपी के बारे में? जो दूसरा, ये जो किसान बैठा हुआ है ये एक क्षेत्र का नहीं है किसान। मैं खुद गाजीपुर बॉर्डर पे और पलवल में हमारा कई जगह वो चल रहा है, हम बैठे हुए और शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। दूसरी बात, जो संवाद वाली बात की थी सांसद जी ने, तो मैं ये कहना चाहूँगा अगर किसान अड़ियल रुख पे अड़ता तो किस तरह से अब तक जो वार्ताएं चली हैं वो किस तरह से होती। किसान का भी वार्ता के द्वारा हल निकालने का प्रयास है। और जो आज जो वो बात हुई है कि भाई हम 2 साल के लिए या 1.5 साल के लिए जो वार्ता मतलब इसको होल्ड कर देते हैं, कानून को रद्द कर देते हैं, उसके बाद जैसे ही सिस्टम बनेगा आपस में वार्ता करके फिर इसको देखेंगे आगे। जो उसके लिए हमारी जो है सारी सर्वसम्मति से जो कमेटी बनी है सिंधु बॉर्डर पर, उसके लिए चर्चा कर रही है कल के बारे में। कल सरकार से चर्चा होगी या नहीं होगी इस बारे में, मानेंगे किसान नहीं मानेंगे। तो मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं कि आज जो किसान की स्थिति है, जब वो किसान भी है और पूर्व सांसद भी हैं, तो इनसे बेहतर कौन समझेगा कि किसान किस तरह से आत्महत्या करता, उसको उसकी फसल का मूल्य नहीं मिलता, किसान की कितनी समस्याएं। किसान की मूल समस्याएं तो सारे भारत की एक जैसी होती हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है, मैं मानता हूं उनकी बात से, इससे सहमत हूं। लेकिन जो हमारा एमएसपी है उस पर हमारी 6% खरीद फरोख्त होती है और उसके बाद 94% ये बीच के आदमी जो दलाल बैठे हैं ये आधे रेट पे उस फसल को खरीदते हैं। किसान बेचने पे मजबूर है। बार बार सरकार की तरफ से प्रस्ताव आता, हमने मंडियां खोल दी हैं। मंडियां तो जब खोलेंगे किसान को फायदा तो जब होगा, किसान के पास इतनी दूर का किराया होगा। गजेंद्र, ये जो आपने कहा जो 6% किसान ही एमएसपी पे खरीदते हैं, तो ये उन राज्यों के हैं जिन राज्यों के लोग यहाँ आंदोलन करने के लिए बैठे हुए, उनको एमएसपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमएसपी पे उनकी बात, उनका जो अनाज है वो एमएसपी पे सरकार खरीद रही है, उनकी 100% जो अनाज है वो ये 6% पे आ जाते हैं।
जिन लोगों के अनाज एमएसपी पे नहीं खरीदे जाते हैं वो तो आंदोलन नहीं कर रहे। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, महाराष्ट्र हम उत्तर प्रदेश से बैठे हैं। नहीं, आप केवल बोलते हैं। और दूसरी बात, महाराष्ट्र के किसान भी, ये ढाई प्रदेशों का आंदोलन कहा जाता है। ढाई, देखो कहने को पंजाब है, हरियाणा है और आधा यूपी है। यूपी के भी पूरे नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, राजस्थान से भी, मध्य प्रदेश अगर कोई आ गया तो कोई और राजस्थान नहीं, काफी संख्या में आपके साथ मध्य प्रदेश के लोग, आप कैमरा उठाइए, आपके साथ बिहार के लोग नहीं है, आपके साथ झारखंड के लोग नहीं है, केरला के लोग नहीं है, तमिलनाडु, कर्नाटक और पूर्वोत्तर राज्य के कोई भी लोग, कोई भी किसान जो है इस आंदोलन में नहीं देखो, है। पूरे देश की बात आप कर रहे हैं, लेकिन देश का आंदोलन आपके साथ, मैं बताता हूं, आपके साथ है कहां? मैं बताता हूं, यहां हमारे यहां जो आंदोलन चल रहा है पूरे देश का किसान है। दूसरी बात ये, वहां से जो हमारे पास में जो आ रहे हैं, समर्थन आ रहे हैं, चल रहे हैं, वहां से चलते चलते टाइम लगेगा, आएंगे। ये पूरे देश का आंदोलन है, 58 दिन हो गए गजेंद्र जी। 58 दिन में तो पैदल चला आएगा कोई, कहीं से महाराष्ट्र से पैदल चले आते हैं लोग। 58 दिन बहुत होता है। एक बात तो बताइए, 58 दिन बहुत होता है। इसका मतलब है कि वो आपके साथ नहीं है। आप जो बातें कह रहे हैं वो बातें उन्हें मंजूर नहीं है। हम बताते सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का जो लक्ष्य रखा है, उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कानून बनाए गए हैं। एक बार इस कानून के साथ भी जी के देख लीजिए। ये विरोध जो है 1.5 साल 2 साल के बाद भी हो सकता है। आपने बिना उसको इस्तेमाल किए, बिना उस कानून का अनुभव किए जो है आप सीधा विरोध करने लगे। मैं वापस हुकुमदेव जी के पास जाऊंगा। हुकुमदेव जी, क्या आपको लगता है कि जो कानून है सही में किसानों का फायदा कराने वाला है? किसानों की आय जो है 2022 तक दोगुनी करने का जो लक्ष्य मोदी सरकार ने रखा था, इस तीनों कानून के इम्प्लीमेंट करने से पूरा हो जाएगा? देखिए मुकेश जी, असली सवाल है किसानों की समस्या का समग्रता में निदान। जी, समग्रता में निदान का मतलब क्या? आज हिंदुस्तान के अंदर जो युवा पीढ़ी के किसान हैं, जो पढ़े लिखे लोग जो अब खेती करने लगे हैं, जो पॉली हाउस में जो खेती करने लगे हैं, ग्रीन हाउस की खेती करने लगे हैं, वैज्ञानिक खेती करने लगे हैं, ड्रिप इरिगेशन से करने लगे हैं, जो खेती करने वाले किसान हैं, जो हाइब्रिड की खेती करने लगे हैं, वो अब जो फल पैदा करने लगे हैं, सब्जी पैदा करने लगे हैं, या कंद मूल पैदा करने लगे हैं, फूल पैदा करने लगे हैं, या पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा हल्दी, अदरक, ये मसाले की खेती होती है जो सबसे ज्यादा सर्वोत्कृष्ट का है। अब इन लोगों को भी समुचित रूप से व्यापार की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 1, इनके फसल है, जो सब्जी है, फल है, दूध है, मछली पैदा करने वाले हैं, ये घर में रख नहीं सकते, एमएसपी पर बेच नहीं सकते। तो इनके उत्पाद को जल्दी से जल्दी शीत ताप नियंत्रित ट्रक के द्वारा या रेलगाड़ी के द्वारा जहां कहीं इसके मांग हो उस जगह पर पहुंचाया जाए, वहां जाके बेचा जाए। लेकिन इन चीजों पे तो एमएसपी नहीं लगती है ना हुकुमदेव जी। ये ना मेरी बात समझिए, मैं उन किसानों से पूछना चाहता हूं कि ये जो व्यवस्था करेंगे, उन व्यवस्था में इन किसानों को एमएसपी से क्या लेना देना है? दूसरी बात, अब हिंदुस्तान के अंदर बात आई है एमएसपी का, तो मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि आजादी के बाद इतने वर्ष हो गए, ये एमएसपी को लेकर के हरियाणा और पंजाब के किसान तब भी थे, आज भी है। इन लोगों ने कभी दिल्ली को घेरा था क्या कि एमएसपी के लिए कानून बनाओ, सबकी खैर वो। तीसरी बात, हरियाणा और पंजाब के अंदर अगर सभी लोग अपने फसल को बेचने ही वाले हैं, तो मुकेश जी, ये जो फूड सिक्योरिटी की बात कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं, तो फूड सिक्योरिटी में 70%, 75% की 80% लोगों को खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत सस्ते तौर पर गेहूं और चावल, 3 रुपए चावल, 2 रुपए किलो गेहूं दिए जाते हैं। तो ये 70% या 75% हरियाणा और पंजाब में भी ये फूड सिक्योरिटी से अगर अनाज लेने वाले लोग हैं, तो फिर हरियाणा और पंजाब के अंदर फसल बेचने वाले बच गए कितने? तीसरी बात, अगर हरियाणा और पंजाब के अंदर सभी किसान संपन्न कहते हैं ये, तो वहां जो मनरेगा के नाम पर भारत सरकार से अरबों रुपया गया, वहां न कोई मिट्टी उठाने वाला है, न कहीं मिट्टी काटने की जगह है, न कोई
टोकरा उठाने वाला है। तो आखिर ये अरबों रुपया हरियाणा, पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मनरेगा के नाम पर खर्च हुए, इन गरीबों के नाम पर, वो पैसे कहां गए? मैं अंत में केवल इतना ही कहूंगा मुकेश जी, ये आजादी के बाद इतनी समस्याएं उलझाई गई और किसी ने इस पर निर्णय लेने का काम नहीं किया। मैं डॉक्टर लोहिया का शिष्य रहा हूं, उनकी बात सुना देना चाहता हूं एक लाइन में। 1960 में 3 दिनों का हैदराबाद के नागार्जुन में समाजवादियों का शिविर लगा था, जिसमें हिंदुस्तान भर के बड़े बड़े समाजवादी उसमें जुटे हुए थे। उत्तर प्रदेश के राजनारायण थे, राम सेवक यादव थे, ये क्या कहते हैं, जनेश्वर मिश्र थे, एक से एक महान लोग गए हुए थे। उसमें डॉक्टर लोहिया ने कहा था, सुन लीजिए, नेता का मतलब खाली यह नहीं होता कि जो प्रचलित राय है उसके साथ चले। नेता का मतलब होता है कि जो सही राय है, चाहे वह प्रचलित मत के खिलाफ जाती हो, उसके लिए भी कोशिश करे। जी, अब हुकुमदेव जी, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगे का रास्ता क्या हो, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि वो अब बातचीत के लिए इससे ज़्यादा कोई प्रस्ताव नहीं दे सकते, इससे ज़्यादा कोई ढील या छूट जो है वो नहीं दे सकते। उन्होंने होल्ड करने का जो प्रस्ताव दिया है उससे ज़्यादा सरकार के पास कुछ देने के लिए नहीं है। अगर ऐसे इसके बाद भी ये आंदोलन जारी रहा तो इसको खत्म करने के लिए क्या उपाय हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। किसान आंदोलन जो कर रहे हैं उनके बीच में और सरकार के साथ जो उनकी जो बातचीत हो रही है, बातचीत के बाद क्या रास्ता निकले, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक कृषि मंत्री ने इस किसान आंदोलन के दौरान जो बातचीत की है किसान के नेताओं से, उसके बाद एक बयान दिया है। वो बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले उनको सुन लेते हैं, उसके बाद हुकुमदेव नारायण जी के पास जाएंगे और गजेंद्र चौहान जी हमारे साथ बैठे हुए, उनसे हम बात करेंगे। पहले सुनते हैं कृषि मंत्री ने क्या कहा। जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता, और मुझे लगता है कि वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। हुकुमदेव जी, जिस तरीके से कृषि मंत्री कह रहे थे कि पवित्रता का अभाव दिखा, कौन है पीछे, क्या लगता है आपको? कृषि मंत्री किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन के पीछे किसान ना होकर के कोई राजनीतिक, कोई पॉलिटिकल वजह है जो पीछे से गाइड कर रहा है, पीछे से पूरे आंदोलन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, और ये किसान बिल का, यानी कृषि बिल का विरोध नहीं बल्कि मोदी का विरोध है? देखिए मुकेश जी, असली ये सत्याग्रह और सिविल नाफरमानी, ये 2 हथियार केवल भारत को नहीं दुनिया को देने वाले थे शांतिपूर्ण सत्याग्रह का रास्ता महात्मा गांधी जी। उसका क्या आधार था कि साधन और साध्य दोनों की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। हम किसान होके आंदोलन करते हैं, ये है हमारा कृषि बिल पर किसानों के हित में, ये है साधन, यह है साध्य। और साधन क्या है कि इस आंदोलन के साथ, इस आंदोलन के पीछे जो लगे हुए लोग हैं, जो धन देने वाले लोग हैं, जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं, वो जो साधन देने वाले लोग हैं, उनकी साधन की कितनी पवित्रता है और कहां कहां से आता है, इसकी जांच करना भी सरकार का दायित्व बनता है, ये संविधान के तहत। और सरकार उसमें कर रही है, और सरकार को बहुत कुछ हाथ भी लग रहा है, तब वो बोल रहे हैं। तीसरी बात मैं कहता हूं कि अगर ये राजनीतिक नहीं है, तब बताइए कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी की सभा में हिंसक उत्पात करना, सभा न होने देना, तोड़फोड़ करना, और दूसरी बात सार्वजनिक रूप से कहना कि हम इस तरह हर जगह करेंगे। अब हरियाणा के कुछ लोगों का यह भी बयान आया है कि 26 जनवरी को हरियाणा के मंत्री कहीं भी झंडा फहराएंगे तो उनको हम झंडा फहराने नहीं देंगे। ये बात समझिए। तीसरी बात, पंजाब के आंदोलन के समय रेल मार्ग को मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी को रोक देना कि उस मालगाड़ी से, जिससे लद्दाख तक सैनिकों का या पठानकोट तक सैनिकों का सैन्य सामग्री का आना जाना होता है। अब इसको देखिए, इसमें क्या रहस्य है
और फिर जो मोबाइल टावरों को तोड़ दिया गया, उससे कितना नुकसान हुआ, किसको नुकसान हुआ, ये मैं कई बार कह चुका हूं। ये भी एक बात है। 50,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है, एक अनुमान जो निकाला गया है इस तो आंदोलन आप से। इस बात को देखिए मुकेश जी। और अंतिम बात मैं कहूंगा हम्म, कि 26 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाना दिल्ली पुलिस के हाथ में है, और 26 जनवरी को किसको वो परमिशन देंगे नहीं देंगे ये दिल्ली पुलिस जाने। आज ही दिल्ली पुलिस के अधिकारी दिल्ली वाले को बता रहे थे कि 25 तारीख से कौन कौन रूट बंद होगा, कब से बंद होगा, कौन कौन रूट चालू होगा जी। और ये उनकी व्यवस्था है। आतंकवादी, अराजकतावादी और नक्सलाइट लोग, ये लोग हमेशा ऐसे समय में कुछ न कुछ उपद्रव करते हैं, योजना बनाते हैं और पकड़े भी जाते हैं। बिल्कुल। भारत सरकार का दायित्व है कि हमारा ये गणतंत्र दिवस शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली में मनाया जाए। और उस समय ये किसान कहते हैं कि हम बिना पुलिस के परमिशन से, बिना किसी आदेश के, हम अपनी मर्जी से जैसा चाहेंगे वैसा हम दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर जुलूस निकालेंगे। अगर वो ट्रैक्टर जुलूस निकलता है, उस दिन किसी तरह की कोई अप्रिय घटना होती है, हिंसा हो जाती है, या कोई देश विरोधी ताकत, आतंकवादी, अराजकतावादी, उग्रवादी, नक्सलाइट अगर इन्हीं किसान के बहाने ट्रैक्टर पर चढ़ के कोई बहुत बड़ा बम विस्फोट कर दे, हिंसा कर दे, तो दिल्ली के तमाम पुलिस गणतंत्र दिवस को छोड़ के उस तरफ भागेंगे। ये इसके पीछे कितना बड़ा एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी इसकी इमेज जो है बहुत खराब जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर होती है। कितना षड्यंत्र है इसके पीछे। अंतिम में मैं कहूंगा जी, अंतिम में कहूंगा, मैं समापन करूंगा कि आप एक बात देखिए, ये 700 संघर्ष है। राम 14 बरस वनवासी बने, जंगल में गए, कंदमूल खाए और रावण के से लड़ने के लिए गए, तो रावण उनको आप मेघनाथ क्या अपमान करता था, अरे तू वनवासी, खाने का औकात नहीं, तुम्हारे पास में कुछ नहीं, तुम आए हो हमसे लड़ने के लिए। उसी तरह द्वापर में जब कृष्ण आए और दुर्योधन की सभा में शांति प्रस्ताव लेके गए, तो दुर्योधन ने क्या, अरे ग्वाला, गाय भैंस चराने वाला, तुम्हारी ये औकात कि राजाओं की सभा में आकर राजाओं को तुम रास्ता दिखाओ, बांध लो इसको। गांधी जब आए तो गांधी के साथ उस समय के देसी राजाओं ने, अगर अधिकतर राजाओं ने गांधी के साथ क्या व्यवहार किया, कैसे अंग्रेज के साथ दिए, कितना गांधी को अपमानित होना पड़ा था, यहां से लेके और दक्षिण अफ्रीका तक, कोई इतिहास साक्षी है। तो ये भारत के अंदर ये शाश्वत है। आज नरेंद्र मोदी भी उसी तरह एक निर्धन, निर्बल, गरीब, पिछड़े परिवार से, मजदूरनी माँ के बेटा पेट से निकल के अपनी प्रतिभा, योग्यता, विश्वसनीयता, भारत माता के प्रति श्रद्धा और समर्पण निष्ठा को लेके आज प्रधानमंत्री के कुर्सी तक गया है। लोकमत से, लोगों के द्वारा दिए गए वोट के बक्सा से निकल के आया है। कोई जबरदस्ती नहीं आया है कि हम किसी माँ बाप के बेटा है इसलिए नेता हम बनेंगे। बिल्कुल। आज नरेंद्र मोदी को उसी तरह, जैसे राम को रावण ने कहा, जैसे कृष्ण को दुर्योधन ने कहा, जैसे गांधी को कुछ देसी राजाओं ने, हैदराबाद और जूनागढ़ के राजाओं ने कहा, उसी तरह से आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस देश के अंदर कुछ राजतंत्रवादी हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, चाहे वो राष्ट्रीय दल के नाम पर हो, जिनको ये अहंकार है कि मेरे वंश के लोगों को ही दिल्ली में और प्रदेशों में, पटना में, लखनऊ में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में राज करने का अधिकार है। अब सुनिए, मैं बहुत देर से आपकी जो बात सुन रहा हूं, मैं जो ना मैं खुद बताता हूं, मैं जब आपकी वाणी सुनी मुझे बड़ा अच्छा लगा। वाकई ही ये जो है अध्यात्म से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन आपने कई शब्द जो इनकी 70% जो भारत की आबादी जो किसान में बसती है, जो आपने बताई थी कि नियोजित जो है, हम किसान, आपका बेटा, मेरा बेटा, हम किसानों का बेटा सरहद पे लड़ रहा है इस देश की रक्षा के लिए और अपनी छाती पे गोली खाता है। जो कोई भी अराजक तत्व है हमारे आंदोलन में भी आता, हमने चीख चीख करके कहा है कि सरकार बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई करे
और उसको उठा करके बंद करे, जिस तरह से भी जो भी कार्रवाई, किसान इसके साथ में। नहीं, लेकिन किसान आप जो सिर्फ कह अपने, रहे हैं अब गजेंद्र किसान अपने हक के लिए। गजेंद्र जी बात आप तो एक मिनट, बात दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो दुर्योधन वाली बात है, हम तो राजा के पास न्याय मांगने के लिए जाते हैं, जब बुलाया जाता, जब किसान गया अपने राजा से न्याय की उम्मीद लेकर के, और उम्मीद मोदी जी से क्यों है ये भी सुन लीजिए आप। राजनीति भाषा नहीं बोल रहे हम आपको सच्चाई बताएंगे। 2013 में किसानों ने आंदोलन किया एमएसपी पे, और ये कानून जो लाए थे कांग्रेस ही लेके आ रहे थे, इनके खिलाफ आंदोलन किया। राजनाथ सिंह का वीडियो मैं आपके पास भेजूंगा। हमारे पास समय की कमी, हमारे पास समय की कमी तीसरे दिन ये बोला था राजनाथ सिंह जी ने, मेरा दिल दहल गया, 3 दिन से किसान पड़ा हुआ है, और किसान सरकार ने सुध नहीं ली। 70% किसान का भी दिल दहला। वाकई बीजेपी अगर हमारे दर्द को समझेगी तो बीजेपी समझेगी, और ये किसान बीजेपी। गजेंद्र जी, सरकार तो बातचीत करने के लिए तैयार, सरकार तो बातचीत कर रही है, आप बातचीत मानने को तैयार नहीं है, आप कुछ भी पे मानने को तैयार नहीं है ना गजेंद्र जी। गजेंद्र जी, आप लोग मानने को तो तैयार नहीं है ना। सरकार ने तो कहा ना, सरकार ने तो इतना तक कह दिया, सरकार ने तो आपको होल्ड करने तक की बात कर दी। अब आप चाहते हैं कि वार्ता करते हैं, हमारे पास निर्णय कल बता देंगे। गजेंद्र जी, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। हुकुमदेव जी, अब हमसे जुड़े और अपनी बातें आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हुकुमदेव जी आपका, गजेंद्र जी आप भी हमारे साथ जुड़े और अपनी बात हमारे साथ साझा की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। 1 मिनट जी, अगर आप समय दे तो 1 मिनट जी, लास्ट मिनट जल्दी। भाई गजेंद्र जी कह रहे थे कि सरकार का काम है पकड़ना। अगर आज ऐसे लोगों को सरकार नोटिस देती है, उस पर मुकदमा करती है, किसान भी साथ खड़ा होगा, सुन लीजिए, नहीं रेड करती है, तो उनके संरक्षण में यही किसान के अंदर लोग हैं जो क्यों सरकार के पास गलत किसान खड़ा ही नहीं होगा। मुकदमा हटाइए। ये तो सही कौन है गलत कौन है, इस पे अगर बहस करने लगे तो ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, हमारे साथ जुड़े और अपनी बात साझा की। हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। और जिस तरीके से ये विवाद चल रहा है, जिस तरीके से वार्ता चल रही है, और जिस तरीके से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो है हमारे सामने है, और सरकार की चुनौती है कि किस तरीके से इस गणतंत्र दिवस की परेड से पहले किसानों के आंदोलन को खत्म करें। हालांकि उसके आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं, लेकिन किसानों का जो आंदोलन है उसकी काली छाया परेड पे ना पड़े, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है, और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस कोशिश में कामयाब होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।